शहद की मक्खी ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक कमाल की दुनिया। तो चलिए आज हम इसी दुनिया के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, तो जब हम एक शहद की मक्खी के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? एक छोटा सा प्यारा सा कीड़ा जो एक फूल से दूसरे फूल पर भिनभिना रहा है। लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा दिलचस्प है। शहद की मक्खी की असली पहचान, उसकी असली ताकत एक अकेली मक्खी में है ही नहीं, वो है उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी में। एक ऐसी कॉलोनी जो इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि लगता है मानो उसकी सोच भी एक ही हो। और बस यहीं से हम एक ऐसे कमाल के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो छत्ते को देखने का हमारा नजरिया, सच कहूं तो, पूरी तरह से बदल कर रख देगा। देखिए, शहद की मक्खियां होती हैं यूसोशल कीट। अब ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मिलजुल कर रहती हैं। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी कॉलोनी एक अकेले संगठित जीव की तरह काम करती है। जी हां, एक जीव जिसे वैज्ञानिक कहते हैं एक सुपर ऑर्गेनिज्म। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुपर ऑर्गेनिज्म काम करता कैसे है? इसका पूरा का पूरा सिस्टम टिका है 3 अलग अलग ग्रुप्स या कहें जातियों के बीच काम के बेहद सख्त बंटवारे पर। तो इस सुपर ऑर्गेनिज्म में 3 तरह के सदस्य होते हैं। सबसे ऊपर है एक रानी मक्खी, फिर आते हैं हजारों की तादाद में नर ड्रोन, और फिर आती है सबसे बड़ी फौज, दसियों हजार मादा वर्कर बीज यानी श्रमिक मक्खियां। और कमाल की बात यह है कि हर किसी का रोल और यहां तक कि उम्र भी बिल्कुल तय है। जैसे रानी मक्खी जो अकेली अंडे देती है वो 5 साल तक भी जी सकती है, और दूसरी तरफ एक बेचारी श्रमिक मक्खी, उसका जीवन गर्मियों में सिर्फ 6 हफ्तों का होता है। सोचिए जरा कितना बड़ा फर्क है। एक वर्कर बी की जिंदगी तो किसी बड़े कॉर्पोरेट जॉब की तरह है, जिसमें उम्र के साथ उसे प्रमोशन मिलते जाते हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत एक क्लीनर के तौर पर करती है, फिर प्रमोशन पाकर वो नर्स बनती है और लार्वा की देखभाल करती है। उसके बाद वो एक आर्किटेक्ट बन जाती है जो मोम से छत्ता बनाती है, फिर प्रमोशन, और अब वो एक गार्ड है जो छत्ते की रक्षा करती है। और आखिर में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो एक फॉरेजर बनती है और खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर की दुनिया में निकल जाती है। अब सोचिए, दसियों हजार सदस्य और सबको एक साथ मिलकर काम करना है, तो ये सुपर ऑर्गेनिज्म इतना परफेक्ट तालमेल बिठाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है इनके कम्युनिकेशन के एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। ये आपस में बात करने के लिए डांस करती हैं। जी हां, डांस। अगर खाना छत्ते के बिल्कुल पास हो तो वो एक राउंड डांस करती हैं, लेकिन अगर खाना दूर हो तो वो करती हैं वैगल डांस। और ये कोई मामूली डांस नहीं है। ये डांस सूरज की पोजीशन के हिसाब से खाने के सोर्स की एकदम सटीक दिशा और दूरी दोनों बताता है। और बस इसी डांस की वजह से हजारों अकेली मक्खियां एक सिंगल सुपर एफिशिएंट खाना इकट्ठा करने वाली मशीन बन जाती हैं। और ये जो कमाल का टीम वर्क है ना, ये सबसे साफ, सबसे जबरदस्त तरीके से तब दिखाई देता है जब पूरी कॉलोनी पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। रिसर्च भी बिल्कुल यही बात कहती है कि इनकी असली ताकत इनके ग्रुप में, इनकी एकता में है। अपने घर, अपने बच्चों और अपने खाने की मिलकर हिफाजत करना, बस यही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। कॉलोनी का डिफेंस सिस्टम किसी किले की तरह है, कई लेयर्स वाला। सबसे पहली लेयर में होती हैं गार्ड मक्खियां, जो दरवाजे पर ही घुसपैठियों को रोक लेती हैं। अगर खतरा बड़ा हो तो वो एक केमिकल अलार्म छोड़ती हैं जो पूरी कॉलोनी को हमले के लिए अलर्ट कर देता है। और आखिरी हथियार है आत्म बलिदान, डंक मारने का वो काम जिसमें वर्कर भी की अपनी जान चली जाती है। और यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि छत्ते में हर किसी का डंक एक जैसा नहीं होता। वर्कर बी का डंक कांटेदार होता है, मतलब बाहरी दुश्मन पर एक बार इस्तेमाल किया और बस उसकी अपनी जान गई। ये एक सुसाइड वेपन है। वहीं दूसरी तरफ रानी का डंक चिकना होता है। वो एक शाही हथियार है जिसे वो अपनी कॉम्पिटिटर रानियों से लड़ने के लिए बार बार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उन खतरों का क्या जो एक डंक से कहीं ज्यादा बड़े हैं? एक ऐसा दुश्मन जिस पर एक डंक का कोई असर ही ना हो, जैसे कि एशियन जायंट हॉर्नेट। यहां देखने को मिलता है टीम वर्क का एक ऐसा नजारा जो होश उड़ा दे। लगभग 500 वर्कर बीज एक साथ उस विशाल घुसपैठिए पर टूट पड़ती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। और फिर वो अपनी मांसपेशियों को एक साथ तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करती हैं।
इससे वो उस हॉर्नेट के चारों ओर एक बी बॉल यानी मक्खियों की एक गेंद बना लेती हैं। इस वाइब्रेशन से उस बॉल के अंदर का तापमान बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतनी गर्मी है जो किसी भी हॉर्नेट के लिए जानलेवा होती है। नतीजा, वो घुसपैठिया हॉर्नेट सचमुच उस गर्मी में पककर मर जाता है। ये एक ऐसा डिफेंस है, एक ऐसी रणनीति है जिसे कोई अकेली मक्खी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सुपर ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल अजूबा ही नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन हमारे अपने सर्वाइवल से है। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये सच है। दुनिया की करीब 35% खाने की फसलें, आसान भाषा में कहें तो हमारी प्लेट में मौजूद हर 3 में से 1 निवाला सीधे सीधे शहद की मक्खी जैसे पॉलिनेटर्स पर निर्भर करता है। लेकिन अपनी इतनी जबरदस्त ताकत और लाखों सालों के इतिहास के बावजूद ये प्राचीन सिस्टम आज कई नए मॉडर्न खतरों से जूझ रहा है। एक तरफ है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जिसमें पूरी की पूरी कॉलोनियां रातों रात खत्म हो जाती हैं। फिर हैं वेरवा माइट्स जैसे खतरनाक परजीवी जो इन्हें अंदर से कमजोर कर देते हैं। हमारे इस्तेमाल किए हुए पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक भी इनके दुश्मन हैं। और तो और अब इन्हें खाने और रहने की जगह के लिए दूसरे जंगली पॉलिनेटर्स से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। तो शहद की मक्खी की कहानी वाकई में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा सुपर ऑर्गेनिज्म जिसने लाखों साल का सफर तय किया है। लेकिन आज वही सुपर ऑर्गेनिज्म हमारे बनाए हुए आधुनिक खतरों का सामना कर रहा है, और इसका भविष्य कहीं ना कहीं हमारे ही फैसलों पर टिका है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि इसका रक्षक कौन बनेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब मिलकर इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाएंगे।